रहमान अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो दोस्तों? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर ऑफियस होंगे। दोस्तों आज मैं आपको एंडोमेट्रियोसिस के बारे में इंफॉर्मेशन दूंगा। दोस्तों एंडोमेट्रियोसिस क्या होता है, इसमें पेशेंट को कौन कौन से साइन और सिम्टम जो है ना वो देखने में आते हैं, और कौन कौन सी काजेज होती हैं जिसमें पेशेंट को एंडोमेट्रियोसिस का जो सिचुएशन है उसका सामना करना पड़ता है। और लास्ट में मैं आपको होम्योपैथिक मेडिसिन बताऊंगा जो कि एंडोमेट्रियोसिस के केस में पेशेंट को बहुत ही अच्छे तरीके से क्योर करती हैं। दोस्तों ये तमाम इन्फॉर्मेशन मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा, तो मेरी आप सबसे गुजारिश है कि वीडियो को एंड तक लाजमी देखें। मैं हूं डॉक्टर उमर और आपको अपने चैनल होम्योटेक में खुश आमदीद कहता हूँ। एंडोमेट्रियोसिस को समझने से पहले आपको एंडोमेट्रियम के बारे में इंफॉर्मेशन देता हूँ। दोस्तों एंडोमेट्रियम एक जली होती है जो कि यूट्रस यानी बच्चादानी में मौजूद होती है। दोस्तों मैं आपको पिक लगा दूंगा, आप देख रहे होंगे। दोस्तों ये जो जली होती है ये जो यूट्रस के अंदर जो है ना वो मौजूद होती है। इसका जो बेसिकली काम होता है यूट्रस के अंदर उसमें थिकनेस को मेंटेन रखना और उसमें जो हार्मोन है उसको जो है ना वो तरसील का काम करना होता है। दोस्तों ये जो जली होती है इसमें कुछ ब्लड होता है, कुछ ब्लड वेसल्स होती हैं और कुछ ग्लैंड्स होते हैं। दोस्तों इन तमाम चीज़ों से मिलकर ये जली जो है ना वो बनती है। दोस्तों अगर ये जली इसकी जो प्रॉपर लोकेशन होती है वो यूट्रस होती है। दोस्तों अगर ये जली यूट्रस के अलावा किसी और जगह पे मौजूद हो, यानी इसकी जो मौजूदगी हो सकती है फेलोपियन ट्यूब में भी ये मौजूद हो सकती है, जो ओवरी में भी ये मौजूद हो सकती है, यूट्रस की बैक साइड पे भी ये मौजूद हो सकती है, उसके साथ दोस्तों ये इंटेस्टाइन में भी मौजूद हो सकती है, या फिर दोस्तों ये यूरिनरी ब्लैडर में जो है ना वो मौजूद हो सकती है। तो दोस्तों अगर ये जली यूट्रस के अलावा किसी और जगह पे मौजूद हो तो दोस्तों इस कंडीशन को जो है ना वो एंडोमेट्रियोसिस कहते हैं। दोस्तों इसकी जो सबसे मेन काज होती है वो होती है इनफर्टिलिटी, और उसके साथ जो मेंसेस का फ्लो होता है वो बहुत ही कम होता है। दोस्तों ये जो जली होती है इसका काम होता है यूट्रस के अंदर हार्मोन को जो है ना वो तरसील का काम करना होता है और यूट्रस की थिकनेस को जो है ना उसको मेंटेन रखना होता है। तो दोस्तों ऐसे पेशेंट जिनको एंडोमेट्रियोसिस का इशू हो, यानी उनमें जो ये जली होती है यूट्रस के अंदर होती है, ये ओवरी में हो या फेलोपियन ट्यूब में मौजूद हो या फिर यूरिनरी ब्लैडर में हो, तो इस केस में मुख्तलिफ किस्म के पेशेंट को सिम्टम जो है ना वो देखने में आ सकते हैं। दोस्तों अब मैं आपको बताता हूँ कि एंडोमेट्रियोसिस के केस में पेशेंट को कौन कौन से सिम्टम जो है ना वो देखने में आ सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहला जो पेशेंट को सिम्टम पेशेंट में देखने में आ सकता है वो होता है, यानी पेशेंट को बहुत ही ज़्यादा पेन के साथ जो है ना वो मेंसेस का फ्लो जो है ना वो देखा जाता है। यानी इतनी शदीद पेन होगी जिसमें पेशेंट को जो है ना वो पेन जो है ना वो बैक साइड भी हो सकती है, टांगों की तरफ जो है ना वो शिफ्ट हो सकती है, और उसके साथ पेशेंट को जो इतनी शदीद क्रैपिंग पेन जो है ना वो पेशेंट को मेंसेस के वक्त जो है ना वो उसका सामना करना पड़ सकता है। और उसके साथ दोस्तों फीमेल्स को इंटरकोर्स करने वक्त भी जो है ना पेन का सिम्टम जो है ना वो देखने में आ सकता है। और उसके साथ दोस्तों अगर ये जो जली होती है ये यूरिनरी ब्लैडर में मौजूद हो तो यूरिन करते वक्त भी पेशेंट को जो है ना एक दर्द का सिम्टम जो है ना वो देखने में आ सकता है। और उसके साथ दोस्तों ऐसी फीमेल जिनको एंडोमेट्रियोसिस का इशू हो उसके साथ डिस्मेनोरिया तो होता ही होता है, यानी पेनफुल मेंसेस तो होते हैं, और कभी कभार जो है ना बहुत ही कम ब्लड का फ्लो जो है ना वो भी देखने में आ सकता है। यानी पेशेंट की जो ब्लड मेंसेस का फ्लो होता है वो बहुत ज़्यादा स्कैटी जो है ना वो हो सकता है। और उसके साथ दोस्तों कभी कभार पेशेंट को डायरिया, लूज मोशन और शदीद दर्द के साथ पेशेंट को एक चिड़चिड़ापन जो है ना उसका सिम्टम जो है ना वो भी देखने में आ सकता है। यानी पेशेंट जो है ना वो बहुत ज़्यादा एंजियस पेशेंट जो है ना वो भी देखी जा सकती है। तो दोस्तों ये चंद कुछ क्लियर सिम्टम थे जो कि एंडोमेट्रियोसिस के केस में पेशेंट को जो है ना वो देखने में आ सकते हैं। तो दोस्तों अब मैं आपको बताता हूँ कि कौन कौन सी काजेज होती हैं जिसमें पेशेंट को एंडोमेट्रियोसिस का इशू जो है ना वो देखने में आ सकता है। तो दोस्तों सबसे पहली जो इसकी काज है वो है जेनेटिकली। यानी दोस्तों ऐसी फीमेल जिनके मम्मी पापा में ये सिम्टम हो, यानी उनके मम्मी पापा को एंडोमेट्रियोसिस का इशू हो, तो वो इशू जो है ना वो उनके बच्चों में भी ये जो है ना वो शिफ्ट होने की जो है ना वो चांसेस बहुत ज़्यादा है। तो सबसे पहले तो काज जेनेटिकली होता है। और दोस्तों उसके बाद जो इसका काज होता है वो होता है कि ऐसी फीमेल जो कि हार्मोन थेरेपी जो है ना वो उन्होंने कराई हो, तो ऐसे केस में भी ये जो एंडोमेट्रियोसिस का इशू जो है ना वो पेशेंट में देखने में आ सकता है। और दोस्तों उसके बाद ऐसे पेशेंट जिनको मेनोपॉज जो है ना वो एज में हो, तो ऐसे केस में भी ये पेशेंट को सिम्टम जो है ना वो आप देख सकते हैं। और उसके बाद दोस्तों ऐसे पेशेंट जिनको यूट्रस में जो है ना वो फाइब्राइड हो या ट्यूमर हो जिसकी वजह से जो ब्लड का फ्लो है वो अच्छे से ना होता हो, तो ऐसे केस में भी ये जो पेशेंट है उसको एंडोमेट्रियोसिस का इशू जो है ना वो देखने में आ सकता है। तो दोस्तों ये चंद एक काजेस है जिसमें पेशेंट को एंडोमेट्रियोसिस का इशू जो है ना वो देखने में आ सकता है। तो दोस्तों अब मैं आपको होम्योपैथिक मेडिसिन बताता हूँ जो कि एंडोमेट्रियोसिस के केस में पेशेंट को बहुत ही अच्छे तरीके से क्योर करती है। तो दोस्तों इसमें सबसे पहली मेडिसिन जो कि एंडोमेट्रियोसिस के केस में बहुत ही अच्छे तरीके से क्योर करती है वो है क्लिकेरिया फ्लोर 6X। दोस्तों क्लिकेरिया फ्लोर 6X बहुत ही अच्छा वर्क करती है अनवांटेड ग्रोथ के ऊपर। यानी ये जो जली होती है अगर तो फेलोपियन ट्यूब में मौजूद हो या फिर ओवरी में मौजूद हो, तो ये दोस्तों अनवांटेड ग्रोथ होती है, तो इसको ख़त्म करने के लिए क्लिकेरिया फ्लोर 6X बहुत ही अच्छे तरीके से पेशेंट को क्योर करती है एंडोमेट्रियोसिस के केस में। तो दोस्तों इसकी जो सेकंड मेडिसिन वो है फोलिकुलर।
दोस्तों फेलिक्युलिनम एंडोमेट्रियोसिस के केस में बहुत ही अच्छे तरीके से क्योर करती है। दोस्तों ये एक रेयर मेडिसिन है और अगर किसी पेशेंट को एंडोमेट्रियोसिस का इशू है तो ऐसे केस में ये जो मेडिसिन है फेलिक्युलिनम बहुत ही अच्छे तरीके से जो है ना वो उसके ब्लड के फ्लो को भी मेंटेन करेगी और उसके साथ पेन के सिम्टम को जो है ना वो बहुत अच्छे तरीके से क्योर करती है और उसके साथ ये जो जली की ग्रोथ हो गई है फैलोपियन ट्यूब में या फिर ओवरी में उसको भी खत्म करेगी। दोस्तों ये 30 CH में इस्तेमाल करनी है। दोस्तों उसके बाद जो नेक्स्ट मेडिसिन वो है ओफोरेनम। दोस्तों ओफोरेनम भी एक रेयर मेडिसिन है और ये भी बहुत ही अच्छा वर्क करती है एंडोमेट्रियोसिस के केस में। यानी ऐसे पेशेंट जिनको एंडोमेट्रियोसिस का इशू है और इसकी वजह से पेशेंट को बहुत ही ज़्यादा जो है ना हार्मोन इम्बैलेंस का इशू देखने में आता हो, इसमें पेशेंट का जो मेंसेस का फ्लो है बहुत ही स्कैंटी हो, तो ऐसे केस में ये मेडिसिन बहुत ही अच्छा वर्क करती है। दोस्तों इसके बाद नेक्स्ट मेडिसिन वो है सेमिसिफ्यूगा। दोस्तों सेमिसिफ्यूगा बहुत ही अच्छा वर्क करती है यूट्रस की इन्फ्लामेशन के ऊपर, यानी डिस्मेनोरिया की बहुत ही अहम मेडिसिन है। यानी जो इसमें जो सबसे पहला सिम्टम होता है वो डिस्मेनोरिया होता है, यानी पेनफुल पीरियड्स होते हैं और इतना शदीद क्रैम्पिंग पेन होता है और वो जो पेन होता है वो नीचे टांगों की तरफ जो है ना वो भी शिफ्ट होता है। दोस्तों इसकी बहुत ही अच्छा वर्क करती है सेमिसिफ्यूगा। दोस्तों इसके बाद जो लास्ट मेडिसिन वो है ज़ेंथोज़ाइलम। दोस्तों ज़ेंथोज़ाइलम बहुत ही अच्छा वर्क करती है पेल्विक पेन के ऊपर और उसके साथ बैक पेन के ऊपर और जो पेन नीचे थाई वाले रीजन की टांगों की तरफ जो है ना वो शिफ्ट होता हो, यानी ये पेन के ऊपर भी बहुत अच्छा असर करती है और इन्फ्लामेशन के केस में भी ये मेडिसिन बहुत ही अच्छा वर्क करती है और ये मेडिसिन भी आपने 30 CH में जो है ना वो इस्तेमाल करनी है। तो दोस्तों ऐसे पेशेंट जिनको ये एंडोमेट्रियोसिस का इशू है तो वो ये मेडिसिन 30 CH में कम से कम 3 महीने जो है ना वो इस्तेमाल करें या 4 महीने जो है ना वो इस्तेमाल करें। तो ऐसे केस में ये मेडिसिन बहुत ही अच्छे तरीके से एंडोमेट्रियोसिस के केस में पेशेंट को बहुत अच्छे तरीके से क्योर करती है। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मेरी आप सबसे गुजारिश है कि वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन लाजमी करें। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।